क्या स्वागत है आज के इस लेक्चर में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो आपकी क्लास का डिमांड था तो फाइनली ये क्लास आपका चल रहा है तो आप लोग एंड तक देखें और अपने दोस्त फ्रेंड्स जो भी ग्रुप है उसमें भी शेयर करें, सभी को बुलाएं क्योंकि आप लोग का डिमांड था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्लासेस चले। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का लगातार क्लासेस चल रहा है। पहले वन शॉट सीरीज चला, उसके बाद आपका वन लाइनर सीरीज अभी चल रहा है, उसके बाद फिर PYQ सीरीज चलेगा। ठीक है, फिर टेस्ट सीरीज चलेगा। तो अभी आप लोग का वन शॉट सीरीज जब आप लोग का स्टार्ट हो चुका है आप लोग के डिमांड पे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इससे पहले की जो क्लासेस हुई है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए और जो आपका फीडबैक होगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को इस रैपिड रिवीजन के रूप में देखना है और एंड तक देखना है। 1x 2x 4x जितना भी स्पोर्ट करके देखें, लेकिन एंड तक देखें। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक की अगर बात करें तो वो टॉपिक है आपका हमारा AC DC सर्किट। ठीक है, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। नेटवर्क थ्योरम है जो आपने थंबनेल टाइटल में भी देखा होगा, नेटवर्क थ्योरम है, किरचॉफ्स लॉ है, रेजोनेंस है और पावर फैक्टर है। ये सब का सब एक ही वीडियो में रिवीजन करेंगे। DC सर्किट का एनालिसिस अगर करें तो कुछ बेसिक टर्म्स है जिसको क्विक रिवीजन आपको करना होगा। कुछ टर्म्स हैं जिसको क्विक रिवीजन आप कर लीजिए। जैसे आपका करंट है तो करंट का सिंबल तो आई होता है और इसका यूनिट आपका एम्पियर होता है, प्रीवियस क्लास में भी आपने देखा होगा। दूसरा आपका टर्म है वोल्टेज जिसको V से इंडिकेट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है आपका वोल्ट होता है। ठीक है, कुछ बेसिक से आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला टर्म है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जिसको R से इंडिकेट करते हैं और इसका जो यूनिट है आपका वो है आपका ओम। ठीक है, ओम आपका इसका यूनिट है। अगला है पावर, पावर की बात कर ले तो पावर है आपका और इसका यूनिट जो है आपका वो है वाट। तो ये क्विक रिवीजन कुछ टर्म्स हो गए, ये तो बेसिक था। अब थोड़ा चलेंगे सर्किट की ओर, बढ़ेंगे सर्किट के एनालिसिस की ओर। तो DC सर्किट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसमें देखेंगे पहला जो है रेजिस्टेंस है, जिसको जो अपोज करेगा। रेजिस्टेंस होता क्या है, तो अपोज करता है करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है किसी भी कंडक्टर का जो अपोज करेगा किसको, करंट की फ्लो को। ठीक है, करंट की फ्लो को अपोज करेगा और इसके लिए जो टर्म्स यूज होता है वो R यूज़ होता है। R इजकल टू यहाँ पास एक जो P के जैसा दिख रहा है सिंबल, ये P नहीं, इसे रो कहते हैं और ये आपका L होता है और ये आपका A होता है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका L का, ये L यानी लेंथ का। ठीक है, लेंथ किसका, तो ये करंट का कंडक्टर का लेंथ और ये A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो ये इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ लीजिए, डायरेक्टली का मतलब कि इसका वैल्यू बढ़ेगा तो इसका भी वैल्यू बढ़ेगा और इन्वर्सली का मतलब कि इसका घटेगा तो उसका बढ़ेगा। ठीक है, और ये एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, रजिस्टिविटी कांस्टेंट है आपका, जिसका यूनिट जो होता है, अगर आप यहाँ पास देखिएगा अभी तो यहाँ पास लिखा हुआ है कि रुको, जो रजिस्टिविटी यूनिट होता है, रजिस्टिविटी कहते हैं और उसका जो यूनिट होता है वो आपका होता है ओम मीटर होता है। सीरीज और पैरेलल DC सर्किट देखेंगे तो पहला है सीरीज सर्किट को देखेंगे। सीरीज सर्किट में आपका जो है सेम करंट फ्लो होगा और वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। और ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पास फंसते हैं, ये सेम करंट फ्लो होगा सीरीज में और वोल्टेज जो है वो आपका डिवाइड हो जाएगा। इसमें जो रेजिस्टेंस निकालते हैं R इक्विवेलेंट जो होता है वो R1 + R2 + R3 होता है। ठीक है, और वोल्टेज जो होता है वो V1 + V2 होता है। ठीक है, वोल्टेज डिवाइड होगा लेकिन करंट नहीं, याद रखना है इसको। अगला है पैरेलल सर्किट, तो पैरेलल सर्किट में आपका जो है वो वोल्टेज सेम हो जाएगा और करंट इसमें आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, करंट डिवाइड हो जाएगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। यानी इसमें क्या कैसे निकालते हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, इस तरीके से ये आपका ये फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, अगला है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ कैसे क्या है, किरचॉफ्स लॉ में पहला जो लॉ है किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको कहते हैं KCL, इसको कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है KCL में, तो इसमें अलजेब्रिक सम जो होता है करंट का एट नॉट नोड जो है वो जीरो होता है। ठीक है, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है इसको समेशन कहते हैं। ठीक है, समेशन I इक्वल टू आपका यानी जीरो हो जाएगा करंट का। ठीक है, तो ये KCL हो गया, किरचॉफ्स करंट लॉ। अगला है आपका KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में क्या होता है कि अलजेब्रिक जो सम होगा वोल्टेज का वो भी क्लोज लूप के लिए, ध्यान देना है यहाँ पास, क्लोज लूप के लिए ये आपका जीरो होता है। फिर यहाँ पास समेशन ऑफ वोल्टेज जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा जीरो का। ठीक है, अगला हम लोग देखें नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम क्या है आपका, नेटवर्क थ्योरम में कई सारे थ्योरम हैं। पहला थ्योरम आता है सुपर पोजिशन थ्योरम। ठीक है, सुपर पोजिशन थ्योरम, इसमें क्या होगा, ये एप्लीकेबल होगा लीनियर सर्किट में। पहला तो ये टर्म याद रखना है, एप्लीकेबल टू लीनियर सर्किट। दूसरा है कंसीडर करेंगे वन सोर्स एट
अ टाइम, ठीक है। एक सोर्स को एक ही टाइम पे कंसीडर करना होता है। रिप्लेस क्या करेगा ये? तो वोल्टेज सोर्स जो होता है उसको शॉर्ट सर्किट से, ठीक है, और करंट सोर्स जो होगा उसको ओपन सर्किट से ये रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो ये अपना सुपरपोजिशन थ्योरम हमने देखा। नेक्स्ट नेक्स्ट वन जो है आपका थेवेनिन्स थ्योरम्स। थेवेनिन्स थ्योरम जो होता है इसमें क्या है? तो इसमें होता है कि एनी नेटवर्क और सिंगल वोल्टेज जो होगा, सिंगल वोल्टेज सोर्स और प्लस में आपका रहेगा सीरीज, सीरीज का रेजिस्टेंस, ठीक है, सीरीज का रेजिस्टेंस ये आपका इसमें रहेगा। नेक्स्ट वन देखेंगे हम लोग इसमें जो स्टेप्स है रिमूव जो करेगा वो, तो उसमें जो स्टेप्स जो रिमूव करेगा, ठीक है, वो आपका रहेगा। इसमें हमने देखा कि एनी नेटवर्क जो होगा वो सिंगल वोल्टेज सोर्स का और सीरीज रेजिस्टेंस का सम होता है। स्टेप्स क्या रहेंगे इसमें? तो पहला है कि रिमूव करना होता है लोड को, रिमूव करना होता है लोड को। दूसरा है कि फाइंड करना है ओपन सर्किट वोल्टेज को, जिसको हम लोग वीटीएच कहेंगे, भी वीटीएच तक, ठीक है। और फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको आरएथ कहेंगे, ठीक है। तो आरएथ आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये आगे भी टर्म्स यूज होगा तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ध्यान में रखना है कि वीटीएच क्या है। और वीटीएच आपका है ओपन सर्किट वोल्टेज और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आरएथ हम लोग मान के चल रहे हैं। आगे आप देखिए इसी में आपका नॉर्टन्स थ्योरम है, जिसमें क्या होता है, कोई भी नेटवर्क जो है वो करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस जो होता है उसके सम के इक्विवेलेंट होगा, यानी आर एन जो होगा वो आर एथ के बराबर होगा, ठीक है। तो ये नॉर्टन्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। अगला है कि नॉर्टन्स थ्योरम में, इसमें तो हमने देख लिया है, मैक्सिमम जो पावर ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है? तो मैक्सिमम जो पावर ट्रांसफ़र होगा तो उसमें आर एल का जो वैल्यू होता है वो आर एथ के इक्विवेलेंट होता है। आर एथ का जो वैल्यू है वो आर एल का वो आर एथ का इक्विवेलेंट होता है। अगला टर्म्स है डीसी ट्रांसिस्ट की, देखें इसमें कुछ बेसिक देखते हैं। तो ये अकर्स होता है किसमें? आर एल और आर सी सर्किट में, ठीक है, जिसमें टाइम कांस्टेंट होगा। और टाइम जब कांस्टेंट होगा तो आर एल सर्किट में कैसे होगा? तो आर एल सर्किट में जो आपका टाइम जब निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे इसका, ये आपका रहेगा कि टी इजकल टू एल अपॉन आर, ठीक है। लेकिन जब यही आरसी सर्किट में हम लोग निकालेंगे तो आरसी सर्किट में जो है वो टाइम कैसे निकलेगा? तो टी इजकल टू आर सी, टी इजकल टू आर सी निकालेंगे, ठीक है। तो ये आरसी सर्किट के लिए, वो आपका आरएल सर्किट के लिए हो गया। अगला देखेंगे, अगला टर्म है एसी सर्किट एनालिसिस। एसी सर्किट में देखेंगे, अभी तक हम लोग जो भी देख रहे थे वो डीसी का देख रहे थे, ठीक है। अब एसी में बेसिक समझ लेते हैं। तो एसी में बेसिक क्या होगा? एसी वोल्टेज है और इसमें जो वी का वैल्यू जो होता है, वी का वैल्यू वो वी इजकल टू वी एम साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है। अब ये वी एम क्या है, ये टर्म्स को समझ लीजिए। वी एम क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, वी एम क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है। और ये ओमेगा क्या है? ओमेगा इजकल टू जो फॉर्मूला होता है, ओमेगा इजकल टू होता है 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ होता है आपका ओमेगा इजकल टू, ठीक है। नेक्स्ट में जो टर्म है आर एम एस एंड एवरेज वैल्यू, ठीक है। आर एम एस एंड एवरेज वैल्यू क्या होता है? तो आर एम एस वैल्यू जो होता है इसमें आपका होता क्या है कि वी आर एम एस जो होता है आपका वो वी मैक्सिमम अपॉन में √2 के बराबर होता है। वी आर एम एस जो होता है वी मैक्सिमम अपॉन में √2 के बराबर होता है। और आई आर एम एस जो होता है वो आई मैक्सिमम और अपॉन में √2 के बराबर होता है। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, ये दोनों का दोनों, ठीक है। कोई यहाँ पास कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। आर एम एस वैल्यू का हमने देख लिया। नेक्स्ट में जो टर्म है एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल का। एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में अगर देखा जाए तो इसमें आपका एवरेज जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 2 bm, फिर वही वोल्टेज मैक्सिमम अपॉन में पाई, 2 bm अपॉन में पाई। ये आपका एवरेज वैल्यू होगा हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल में, ठीक है। एवरेज वैल्यू वी एवरेज कैसे निकालेंगे? तो वी एवरेज इक्वल टू 2 Vm अपॉन में पाई। वी एम क्या था? मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, मैक्सिमम जो वैल्यू आपका है। एसी सर्किट के कुछ एलिमेंट्स को देखेंगे, जिसमें पहला देखेंगे प्योर रजिस्टिव सर्किट में, जिसमें आपका होगा वी एंड आई इन फेज, ठीक है, वी एन आई इन फेज होगा। जिस दूसरा आपका इसका ये भी याद रखना कि पावर फैक्टर इसका 1 होता है, ठीक है। पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं आगे हम आपको बताने वाले भी हैं, लेकिन पावर फैक्टर 1 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पास जेड का जो वैल्यू है वो आर के इक्विवेलेंट होता है, और पी यानी पावर जो होता है, इलेक्ट्रिक पावर जो आपका है, पी जो होता है वो भी इंटू आई के बराबर होता है। पी इजकल टू वी आई होगा यहाँ पास, ठीक है।
अगला है प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या होता है? तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा कि करंट जो लैग करेगा वो वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ठीक है? करंट जो वोल्टेज लैग करेगा वो आपका 90 डिग्री से लैग करता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें तो वो आपका यहाँ पास होता है XL इक्वल टू 2 पाई FL, ठीक है? XL इक्वल टू 2 पाई FL, ये आपका इंडक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पास रहने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट वन टर्म है प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो इसमें क्या जो करंट जो है वो लीड करेगा वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ठीक है? इसमें जो करंट है वो लीड करेगा वोल्टेज बाय 90 डिग्री। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है इसके लिए हम लोग फार्मूला जो यूज करते हैं वो XC लिखते हैं। XC इक्वल टू 1/2 पाई FC, ठीक है? 1/2 पाई FC इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है आपको। अब ये फॉर्मूला क्यों बताया जा रहा है ये भी ध्यान रखिए। फॉर्मूला इसलिए बताया जा रहा है कि ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है? ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट वन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और नेक्स्ट वन है हमारा सीरीज AC सर्किट, ठीक है? सीरीज AC सर्किट को हम लोग देखेंगे। अब इसमें क्या होता है सीरीज AC सर्किट में? तो सीरीज AC सर्किट में होगा क्या कि पहला है कि RL सर्किट होता है, दूसरा आपका है पावर फैक्टर भी इसी में देखेंगे। तो RL सर्किट में होता क्या है कि जेड जो होता है, जेड का वैल्यू वो रूट अंडर R² प्लस में एक्स स्क्वायर एल के बराबर होता है, ठीक है? RL सर्किट में। अगला है पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो पावर फैक्टर निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉस आई इजकल टू R/Z, ठीक है? R/Z से हम लोग पावर फैक्टर निकालते हैं। अगला है RC सर्किट। तो RC सर्किट निकालते कैसे हैं? इसके लिए जेड का फॉर्मूला यूज किया था। जेड इजकल टू होता है रूट अंडर R² प्लस में X²C, ठीक है? ये RC सर्किट के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। RLC सर्किट के लिए, तो RLC सर्किट के लिए जो जेड इसका जो वैल्यू निकालते हैं वो जेड इजकल टू निकालते हैं। जेड इजकल टू हम लोग लिखते हैं R रूट अंडर R² प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है? XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है RLC सर्किट के लिए। ये भी इससे कोई भी क्वेश्चन बनेंगे। अगला है रेजोनेंस, जो टर्म हमने आपको थंबनेल पे बताया कि रेजोनेंस ही बताया जाएगा। तो रेजोनेंस कब होगा? जब कंडीशन ये फुलफिल करेगा। कब? कौन सा कंडीशन? तो XL इजकल टू जब XC हो जाएगा तो देन उस केस में ये रेजोनेंस का कंडीशन है, ठीक है? रेजोनेंट की फ्रीक्वेंसी की अगर बात कर लो तो ये रेजोनेंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो वो होगा आपका FR से निकालेंगे। FR इजकल टू 1/2 पाई रूट अंडर LC, ये आपका रेजोनेंट की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हुई होगी। आगे देखेंगे रेजोनेंस में और ये तो कंडीशन हमने देख लिया है। यहाँ पास जो कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में समझा। जब रेजोनेंस की स्थिति आएगी तो उसमें इम्पीडेंस जो होता है, इम्पीडेंस वो आपका मिनिमम होगा। और पावर फैक्टर ये भी याद रखना कि पावर फैक्टर हर एक कंडीशन में पावर फैक्टर को भी ध्यान में रखना है। पावर फैक्टर जो होगा रेजोनेंस की कंडीशन में 1 होगा। करंट जो है वो आपका मैक्सिमम होगा, इम्पीडेंस मिनिमम होगा, करंट मैक्सिमम होगा और पावर फैक्टर 1 होगा। नेक्स्ट वन जो टर्म है याद रखिएगा, पावर इन AC सर्किट देखा जाए तो एक्टिव पावर देखा जाए पहले तो एक्टिव पावर जो होता है P इजकल टू VI कॉस आई होता है, ठीक है? और रिएक्टिव पावर की बात करें जिसको Q से इंडिकेट करते हैं तो Q इजकल टू होता है VI साइन साई, ठीक है? तो यहाँ पास रिएक्टिव पावर और वो एक्टिव पावर दोनों हमने देख लिया है, दोनों टर्म को ध्यान में रखना है आपको। अगला टर्म है अपरेंट पावर, ठीक है? अपरेंट पावर, तो अपरेंट पावर में एस का जो वैल्यू है वो VI के बराबर होगा। यानी अब एस को और P और Q के टर्म में अगर देखा जाए तो एस इजकल टू आपका होता है P² प्लस में Q², तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अपरेंट पावर। नेक्स्ट वन और लास्ट टर्म जो है आई थिंक इसके बारे में तो बात हमने ऊपर में भी किया है, पावर फैक्टर इजकल टू। वापस से एक बार देख लेते हैं। तो कॉस साई इजकल टू जो होता है R/Z होता है। और इसमें जो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट जो होता है वो होता है कैपेसिटर्स में। और साइनरस कंडेंसर जो होता है उसमें आपको पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो हर एक कंडीशन में जो पावर फैक्टर की वैल्यू है उसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि वो उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेगा इसमें, ठीक है? तो ये आपका रहा जो जो टर्म्स था वो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो जो टर्म्स था वो लगभग ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वन लेक्चर में मिलते हैं हम आप सभी के साथ में। आप लोग इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें। वैसे क्लासेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करें। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर ज्वाइन करें और शेयर करें जरूर जल्द से। अपना फीडबैक भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद आप लोग आज के इस लेक्चर को देखने के लिए।